सो हेलो गाइस, माय नेम इज रोहित और आज हम करने वाले हैं टोपोग्राफी। यानी हमारा क्या चल रहा है जियोग्राफी में, यानी भूगोल में क्या चल रहा है स्थलाकृतियां यानी टोपोग्राफी चल रहा है। तो हमारे भूगोल में चल क्या रहा है टोपोग्राफी। इसमें क्या चल रहा है हमारा टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी यानी स्थलाकृतियां। ठीक है, स्थलाकृतियां यानी जो हमारी पृथ्वी है उस पर स्थलाकृतियां किस प्रकार से बनती हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 4-5 उदाहरण आपको दे रखे थे, जिसमें मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, नदी द्वारा यानी रिवर टोपोग्राफी बताया था, यानी नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों को बताया था। ठीक है, तो नदी के द्वारा स्थलाकृतियां कैसे बनती थी, जब वो पहाड़ पे होती थी तो आपकी आई आकार की घाटी बनती थी, गार्ड बनती थी, और क्या रैपिडो या छिपरेगा वही आकार की घाटी पहाड़ों पर बनेगी। और जैसे ही वो नीचे गिर रही थी, जैसे ही नीचे गिर रही थी तो वो युवा अवस्था थी, जिसको हम झरना या जलप्रपात बोलते हैं। जैसे ही वो नीचे गिर रही थी तो अवनमन कुंड में गिर रही थी। अवनमन कुंड क्या होता है, अधिक गहरा होता है। तो ऐसा आकार की घाटी आपको कहाँ देखने को मिलती थी, तो मैदानी क्षेत्रों। ऐसा आकार की घाटी आपको कहाँ देखने को मिल रही थी, मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती थी। ठीक है, ऐसा आकार की घाटी कहाँ देखने को मिलती है, मैदानी क्षेत्रों में। गोखुर झील यानी क्या है, कुछ हिस्सा उसका पुरानी जमीन से कट के नई जमीन बना के आगे चला जाता है, तो एक गाय के खुर जैसी दिखाई देने लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील या परिपक्व झील या छाटन झील बोलते हैं। ठीक है, और जब ये मोहाना जब ये मोहाने पे गिरती है तो वहां क्या बनाती है, जब एक तरफ पहाड़ हो, जब एक तरफ मान लीजिए जब दोनों तरफ पहाड़ है, पहले ऐसे समझते जैसे दोनों तरफ पहाड़ है, तब क्या बनाएगी वो आपकी ज्वारनाद बनाती थी। जैसे कि मान लीजिए दोनों तरफ पहाड़ है इसके, जब पहाड़ दोनों तरफ खड़े हैं तो ये क्या बनाएगी, ज्वारनाद यानी उल्टी नाद की तरह ये आकृति बनाती थी, जिसके लिए हम उसे क्या बोलते हैं, ज्वारनाद। तो गोवा का जो बंदरगाह है वो किस पे बना है, ज्वारनाद पे बना है। गोवा का जो बंदरगाह है वो किस पे बना है, ज्वारनाद पे बना है। ठीक है, और जब इसके एक तरफ पहाड़ हो तब ये क्या बनाएगी, ज्वारनाद और डेल्टा दोनों बनाएगी। जब इसके एक तरफ पहाड़ हो तो ज्वारनाद और डेल्टा दोनों बनाएगी। भारत की गोदावरी नदी एक ऐसी है जो ज्वारनाद और डेल्टा दोनों बनाती है। ठीक है, ज्वारनाद और डेल्टा दोनों बनाती है। और डेल्टा कब बनता है, जब उसके एक भी तरफ पहाड़ ना हो, एक भी पहाड़ नहीं हो, तो वो क्या करती है, पानी का बहाव है बहुत स्लो हो जाता है, यानी वृद्धावस्था आ जाती है। तो पानी का जो बहाव है वो धीरे 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 अपने साथ लाई हुई मिट्टी को यहीं से छोड़ना हुआ स्टार्ट कर देता है, यहीं से छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो पानी इसके साइड साइड से निकलने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, पानी का कई भागों में बट जाना क्या कहलाता है, वितरका कहलाता है। पानी का कई भागों में बट जाना क्या कहलाता है, वितरका कहलाता है। और जो बीच वाला खड़ा हुआ रह गया, जो जमीन बीच वाली रह गई, उसको क्या बोलते हैं, हम डेल्टा बोलते हैं। तो भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी क्या बनाती है, डेल्टा यानी ज्वारनाद बनाती है। नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है, ज्वारनाद बनाती है। गोदावरी क्या बनाती है, तो डेल्टा और ज्वारनाद दोनों बनाती है। ठीक है, तो भारत का सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, लगभग ये 40 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका अधिकतर हिस्सा कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है, अधिकतर हिस्सा कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है। तो इसके जो वन होंगे वो कैसे होंगे, दलदली। पहली बात तो ये है कि इसके द्वारा अधिक गाद ला के छोड़ी जाती है, तो वहां क्या हो जाएगी, दलदली जमीन हो जाएगी। और दलदली जमीन में क्या है, नर्म लकड़ी ही चलती है, नर्म लकड़ी उगेगी। दलदली जमीन में क्या है, नर्म लकड़ी उगेगी। तो सुंदरबन का डेल्टा है उसमें कैसी नर्म लकड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, नर्म लकड़ी देखने को मिलती है। तो ये आपकी जो रिवर टोपोग्राफी थी, यानी नदी के द्वारा जो स्थलाकृति बनती वो हमने देख ली। अब आगे हम देखते हैं आपका भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। इसके द्वारा भूमिगत जल द्वारा, ठीक है, भूमिगत जल द्वारा यानी अंडर वाटर टोपोग्राफी, अंडर वाटर टोपोग्राफी यानी भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली टोपोग्राफी। अब ये किस प्रदेश में बनती है, जहां पे चूना पत्थर की अधिकता है, जहां पे चूना पत्थर की अधिकता है। यानी जो भूमिगत जल द्वारा जो टोपोग्राफी बनती है वो क्या है, कि मान लीजिए चूना पत्थर है, चूना पत्थर यानी एसआई की क्या होगी, अधिकता होगी। तो ये कहाँ पे है, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा है। तो
स्लोवासिया, स्लोवासिया जो देश है उसमें क्या है, चूना पत्थर की अधिकता है। स्लोवासिया, स्लोवासिया, स्लोवासिया नहीं स्लोवासिया, ठीक है। तो ये क्या है, स्लोवासिया, सुलवासिया, ठीक है। सुलवासिया देश है, तो वहां क्या है, चूना पत्थर की अधिकता है। तो ये उन प्रदेशों में बनता है जहां पर चूना पत्थर की अधिकता है। हालांकि चूना पत्थर यानी ऐसा ही है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चूना सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी जहां पे अधिकता ज्यादा होती है, ये उन्हीं प्रदेशों में ज्यादातर अंडर वाटर टोपोग्राफी आपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। अंडर वाटर टोपोग्राफी कहाँ पे मिलेगी, तो आपको कास्ट प्रदेश में, यानी जहाँ पे चूना पत्थर की अधिकता है वहां पे देखने को मिलती है। तो किसमें, आपके कास्ट प्रदेश, ठीक है। तो कास्ट प्रदेश में क्या है, आपको चूना पत्थर की अधिकता के कारण वहां पे क्या है, अंडर वाटर टोपोग्राफी यानी भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी। अब ये बनती कितने प्रकार से, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने पहाड़ मान लिया, ठीक है। ये आपका पहाड़ हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या है कि मिट्टी भी होगी, कंकड़ पत्थर भी होंगे, और क्या है, चूना भी है। इसमें क्या क्या है, इस पहाड़ में मान लीजिए चूना अधिक है, प्लस मिट्टी प्लस पत्थर, सारी चीजें मौजूद होंगी, ठीक है। लेकिन अधिकता किसकी है, चूने की। अधिकता किसकी है, चूने की। अब मान लीजिए यहाँ पे अधिकता नहीं है, यहाँ पे तो पूरा ज्यादातर मिट्टी है और पत्थर है। मान लीजिए अब यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, और क्या है कि ऊपर भी क्या है, इतनी जगह से निकल गया, ठीक है। ये इतनी जगह से निकल गया। अब ये क्या है आपका, इसमें क्या है, मिट्टी है, मिट्टी प्लस चूना, और क्या है, पत्थर है, पत्थर है। तो क्या ये पानी का जो बहाव है इस जगह को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड जगह होगी। ये कैसी होगी, हार्ड जगह होगी। लेकिन जब हम ऊपर वाली देखेंगे तो वो भी हार्ड जगह है, उसको भी नहीं काट पाएगा, इसको भी वो नहीं काट पाएगा। लेकिन बीच में जहां पे चूना पत्थर की अधिकता है, वो उस जमीन को बहुत अधिक जगह पर काटेगा, बहुत अधिक जगह पर काटना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये उस जगह को काटना स्टार्ट करता है, जब ये उस जगह को काटना स्टार्ट करता है, तो ये क्या है, अपने साथ चूना पत्थर को काट काट के आगे निकलता जाता है, चूना पत्थर को काट काट के आगे निकलता जाता है, ठीक है। तो अब ये तो अधिकता है, यहाँ पे किसकी अधिकता है, तो ये तो मिट्टी वगैरह की इसमें अधिकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिट्टी वगैरह की अधिकता है। अब ये देखो, नीचे वाली जो नीचे वाली मिट्टी है, नीचे वाली, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेमाइट। नीचे वाली मिट्टी को जो नहीं काट पा रहा है पानी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेमाइट, ठीक है। और ऊपर वाली देखो टाइट है, इसीलिए नहीं काट पाया। ऊपर वाली भी तो टाइट है, यानी टाइट चीज कहाँ होती है, ऊपर होती है, टंगी हुई छत है, टाइट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाली को क्या बोलेंगे, स्टे, यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो जगह है, इन चीजों को क्या बोलेंगे हम, स्टे माइट। इनको क्या बोलेंगे हम, स्टे स्टे टाइट, स्टे टाइट। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, स्टे टाइट, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, स्टे माइट। नीचे मिट्टी है, मिट्टी तो दोनों जगह है, लेकिन नीचे कहते हैं नीचे मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, तो स्टे, नीचे वाली को क्या बोलेंगे, स्टे माइट। ऊपरी वाली को स्टे टाइट, ऊपर वाली को स्टे टाइट। अब जहां से जल ने प्रवेश किया, जहां से जल ने प्रवेश किया, उसको क्या बोलेंगे हम, अंधी घाटी। क्योंकि देखो पानी अंधेरे में प्रवेश कर रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, गुफा में प्रवेश कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अंधी घाटी। पानी जब अंदर प्रवेश कर गया, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ नरम जगह थी, तो इसलिए इसको काट दिया। यहाँ पे कुछ नरम जगह नहीं थी, तो इसको नहीं काट पाया, ठीक है। यहाँ पे नरम जगह नहीं है, तो इसको नहीं काट पाया। तो क्या करेगा, ये पानी काटता 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 आगे चला जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे ऊपर, अब मान लीजिए यहाँ पे तो चूना अधिक, यहाँ पे चूना कम है, यहाँ पे चूना कम है, तो इस जगह को नहीं काट पाया। लेकिन यहाँ पे अधिक था, तो पानी क्या है, इस वाली जमीन को भी तो काटेगा, क्योंकि जब आप पानी कहीं से छोड़ते हैं, तो वो नीचे से तो चलना है, लेकिन कुछ उसका पानी का कुछ भाग ऊपर से भी टपक टपक के गिरता हुआ आगे को चलता है। जैसे आप देखोगे, तो पानी को यहाँ से गिराना स्टार्ट कीजिए, तो पानी कुछ तो नीचे गिर रहा होगा, लेकिन कुछ इसके सारे सारे आके कुछ यहाँ से भी गिर रहा होगा, कुछ इसके पहले चल के, यानी इसके पास पास चल के आगे भी चलता हुआ आ रहा होगा। तो पानी जब यहाँ से प्रवेश करता है, तो पानी कुछ
ऊपर वाली जमीन को भी काट काट के ले आता है नीचे को, ठीक है। तो इस प्रकार से चलता हुआ आगे को जाएगा, पानी इस प्रकार से आगे को चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी जमीन को काट के निकला हो, ये तो बोर्ड है तो यहाँ पे तो लगेगा कि अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे तो लगेगा सीधा काट के चला गया, लेकिन कहीं कहीं क्या है ये जुड़ा हुआ, अब पानी क्या उधर से निकल जाएगा, पानी उधर से निकल जाएगा, ठीक है, पानी तो उधर से निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा ये मिट्टी और पत्थर है, मिट्टी और पत्थर है, तो इससे को नहीं काट पाया। लेकिन मान लीजिए ये इस प्रकार से खड़ा है, यानी स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट दोनों को जोड़ के खड़ा है, तो पानी इधर से भी निकल रहा होगा, पानी इधर से। तो बीच वाला जो खड़ा है उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलेंगे। वैसे अगर देखते हैं घरों में देखोगे तो बीच में क्या है, छत को टेके हुए क्या खड़ा रहता है, स्तंभ। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, देखो जब कंधरा घाटी में प्रवेश कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कंथरा स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे, कंथरा स्तंभ। तो इसको क्या बोलेंगे हम नीचे, कंथरा स्तंभ, ठीक है। इसको बीच में जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे हम, कंथरा स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे, कंथरा स्तंभ, ठीक है। अब ये नीचे 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 ने बह के कहाँ चला गया, यहाँ। और इसमें क्या है, मिट्टी भी होगी, नमी है, और क्या है आपका चूना पत्थर है, तो इसको बोलते हैं हम टेरा रोसा। जैसे यहाँ पे आके ये इकट्ठा हो गया और यहाँ से क्या आगे को चलना स्टार्ट करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, टेरा रोसा। इसको क्या बोलते हैं, टेरा रोसा। ये किसके लिए, कॉफी के लिए बहुत उपयोगी होता है। यानी कॉफी की अधिकतर जो कॉफी कहाँ उत्पन्न होती है, तो जहाँ पे चूना पत्थर की अधिकता होती है वहीं पर कॉफी ज्यादातर उत्पन्न होती है, ठीक है। तो टेरा रोसा में क्या है कि टेरा रोसा में चूना तो अधिक है ही है, क्योंकि चूना वाली जगह ही तो कट कट के आई है, चूना वाली जगह ही को तो पानी ने काटा है, तो वहां पे क्या है, उसमें ऐसा ही मौजूद है, यानी चूना मौजूद है, मिट्टी भी है और अन्य पदार्थ भी है इसमें, ठीक है। तो ये सबसे उपयोगी किसके लिए, कॉफी के लिए सबसे उपयोगी होती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यहीं से कटे, जरूरी तो नहीं है कि यहीं से कटे। कहीं कहीं क्या है कि जैसे पानी की बारिश हुई, मान लीजिए इसको थोड़ा और ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। अब पानी की बारिश हुई, पानी की बारिश हुई, मान लीजिए पानी की बूंद कहाँ है, यहाँ पे गिरी, पानी की बूंद यहाँ पे गिरी, पानी की बूंद यहाँ पे गिरी, तो क्या है यहाँ पे पानी की बूंद हर एक जगह गिर रही है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि कम है, यहाँ पे क्या है, मिट्टी कम है और चूना की अधिकता ज्यादा है। जैसे ये बूंद यहाँ पे गिरी तो यहाँ पे क्या है, चूना की अधिकता है, चूना की अधिकता के कारण क्या है, पानी की बूंद गिरी और ये मिट्टी को काटना स्टार्ट करेगी, क्योंकि पानी के साथ चूना बहुत जल्दी बहता है, यानी बहुत जल्दी कटान स्टार्ट हो जाता है। तब ये जब छोटा सा घोल था तब इसे क्या बोलेंगे, घोल रंध्र। तब इसे क्या बोलेंगे, घोल रंध्र। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, घोल रंध्र, ठीक है, घोल रंध्र। ये जब और बड़ा हो जाएगा, यानी पानी और अधिक बड़ा हो गया, अब क्या हो गया, और अधिक और अधिक बड़ा हो गया। तो जब छोटा था तब इसे क्या बोल रहे थे हम, घोल रंध्र। तब क्या बोल रहे थे, घोल रंध्र। जब इसमें पानी डोल डोल के और अधिक इसने काट लिया, पानी क्या थोड़ा सा था तब तो हमने घोल रंध्र बोला, लेकिन पानी जब वहां भरा रहा और इधर उधर गति करता रहा, पानी के इधर उधर गति करता रहा, तब इसे क्या बोलेंगे हम, जब इधर उधर गति करता रहा तब इसे क्या बोल रहे थे हम, डो लाइन। जब ये इधर उधर डोल रहा है तब इसे क्या बोलेंगे, डो लाइन, डो लाइन, ठीक है। जब ये और अधिक गहरा हो जाएगा, जब ये और अधिक गहरा हो जाएगा, जब ये और अधिक हो जाएगा तब इसे बोलते हैं युवाला, युवाला, ठीक है, युवाला। तब हम इसे क्या बोलेंगे, युवाला। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि ये बहुत अधिक गहरा हो जाएगा, बहुत अधिक गहरा होने से क्या है, नीचे आके इसमें यानी अंधी घाटी, जो यहाँ पे क्या है, अंधी घाटी है, यहाँ पे क्या है, अंधी घाटी। तो ये और अधिक जब गहरा हो जाएगा तो ये नीचे गिरेगा, यानी अंधी घाटी में आके मिल जाएगा। जब ये और अधिक गहरा हो जाएगा, यहीं पे तो है, ठीक है, जब ये और अधिक गहरा हो गया तो नीचे ये गिर गया, तब इसे क्या बोलेंगे, पोल जय। पोल जय किसके बोलते हैं, पोल यानी कोई स्तंभ है, स्तंभ ढह गया, स्तंभ ढह गया, तब इसे क्या बोलेंगे, पोल जी, पोल जी, ठीक है, पोल जी। अब इसमें भी तो आपकी टेरा रोसा बनेगा, यानी मिट्टी और चूना पत्थर और पत्थर इसमें भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो ये भी कहाँ, यहीं आके मिल जाता है। तब इसे भी क्या बोलते हैं, टेरा रोसा, यानी ये यहाँ पे आके मिल गया, तब इसे क्या बोलेंगे हम, टेरा रोसा। जब ये यहाँ के मिल गया तो इसे क्या बोलेंगे हम, टेरा रोसा। तो टेरा रोसा किसके लिए उपयोगी होता है, तो कॉफी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। क्या होता है, टेरा रोसा। टेरा रोसा किसके लिए उपयोगी होता है, तो कॉफी के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है।
जब ये छोटी सी बूंद थी तब क्या था, जब छोटी सी बूंद जमीन पे गिरी और वहां चूना पत्थर की अधिकता है तो तब उसे हम क्या बोल रहे थे, घोल रहा। जब ये पानी और डोल डोल के उसमें थोड़ा और बड़ा हो गया तब क्या बोलते हैं, डोलाइन। तब क्या बोल रहे थे उसे, डोलाइन। तब क्या बोल रहे थे हम उसे, डोलाइन। ठीक है। और जब ये और बड़ा हो गया, जब ये और बड़ा हो गया तब क्या कहलाने लगा, ये युवाला। तब ये क्या कहलाने लगा, युवाला। ठीक है। जब ये और अधिक बड़ा हुआ, जब और अधिक बड़ा हुआ और क्या नीचे वाली जमीन से जाके मिल गया तब उसे क्या बोल रहे थे हम, पोलजय। तब क्या बोल रहे थे, पोलजय। और नीचे टीरा रोसा से जब जाके ये मिल गया तब क्या कहलाता है, ये आपका टीरा रोसा। ठीक है। और टीरा रोसा किसके लिए महत्वपूर्ण है, यानी कॉफी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। देखो काफी जगह पर क्या होता है कि भूजल यानी जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल जमा होता है, कठोर परतों के बीच जल जमा होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, गीजर या गीजर या उत्थोड़ यानी जल व्रत। तब इसे क्या बोलेंगे हम, जल व्रत। यानी व्रत, व्रत क्या होता है कि चट्टानों के बीच में जो जल जमा हुआ है, चट्टानों के जो बीच में जल जमा होता है उसको क्या बोलते हैं, जलव्रत बोलते हैं। यानी मान लीजिए ये कोई चट्टान है, कठोर चट्टान है, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, जल है, इसके बीच में क्या है, जल है, तब इसे क्या बोलेंगे हम, जल व्रत बोलते हैं। तब इसे क्या बोलेंगे हम, जल व्रत बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपने क्या देखा था, अंडर वाटर टोपोग्राफी, यानी भूमिगत जल द्वारा बनने वाली टोपोग्राफी। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ बनती है, कास्ट प्रदेश में बनती है जहाँ चूना पत्थर की अधिकता होती है। तो यूरोप में स्लोवासिया एक देश है जहाँ पे चूना पत्थर की अधिकता सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पे अधिकता है, तो स्लोवासिया में, स्लोवासिया जो देश है उसमें चूना पत्थर की अधिकता सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो वहां क्या बनते हैं आपकी, इस प्रकार से आपका बनता है। तो वहां पे कॉफी भी ज्यादा होती होगी। देखो जब कॉफी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा चूना पत्थर है, तो कॉफी सबसे ज्यादा वही होगी। तो कॉफी, एक तो क्वेश्चन यहीं से बन गया कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ये क्या हो जाएगा, स्लोवासिया हो जाएगा। ठीक है। होता तो सब जगह है, लेकिन चूना जहां पे कम होता है तो पानी वहां पे उसको जल्दी ही काट देता है। ठीक है। और अपने लिए रास्ता बनाता हुआ आगे चलता है। जब बूंद गिरेगी तो क्या होगा, घूर्णन। जब और बड़ा हो जाएगा पानी डोल डोल के तो डोलायन। जब और बड़ा हो जाएगा तो ये वाला। जब और बड़ा हो गया तो नीचे को ये ढह जाएगा, यानी नीचे जल से जाके मिल जाएगा। तब इसे क्या बोलेंगे, पोल। जब ये ढहेगा तो पोल जाए, और जब नीचे मिलके नीचे इकट्ठा हो जाएगा तब क्या बोलेंगे, टेरा रोसा। तो टेरा रोसा किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कॉफी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, टेरा रोसा। ठीक है। टेरा रोसा। अब देखते हैं हम, ये तो हमारा हो गया भूमिगत जल द्वारा। अब देखते हैं हम समुद्री जल द्वारा बनने वाली टोपोग्राफी, यानी वाटर सी वाटर टोपोग्राफी। ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, सी वाटर टोपोग्राफी, यानी समुद्री जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, समुद्री जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। ठीक है। तो अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, समुद्री जल द्वारा, समुद्री जल द्वारा। ठीक है। यानी समुद्र के जल द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, अब हम उनको देखेंगे। यानी सी वाटर टोपोग्राफी। ठीक है। यानी सी वाटर टोपोग्राफी, ये समुद्र जल के द्वारा बनने वाली टोपोग्राफी को हम देखेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए समुद्र है आपका, यहाँ पे बना दूं, ये बन गया समुद्र। ठीक है। ये तो बन गया आपका समुद्र। अब मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, इससे मिला दे रहा हूं। ठीक है। ये समुद्र है। तो समुद्र का जब जल आएगा, समुद्र का जल मान लीजिए यहाँ पे बह रहा है, समुद्र का जल बह रहा है, तो समुद्र का जल क्या करेगा, बार बार से आके कहाँ से टकराएगा, तो तट से टकराएगा। तट से क्या करेगा, टकराएगा। तो तट को क्या है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति में काट देगा। तट को क्या करेगा, समुद्र का जल टेढ़ी मेढ़ी आकृति में काट देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दंतुरित तट बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम, दंतुरित तट बोलते हैं। समुद्र के जल द्वारा स्थल को, समुद्र के जल द्वारा तट को टेढ़ी मेढ़ी आकृति में काटना ही क्या बोल कहलाता है, दंतुरित तट कहलाता है। ठीक है। तो दंतुरित
तट कहाँ देखने को मिलेगा? अब कह दिया जाए कि दंतुरित तट क्या ध्रुवों में मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, समुद्र के किनारे मिलेगा, क्योंकि समुद्र के किनारे जो तट है उसी को काट काट के तो ये क्या बना रहा है, आपका दंतुरित तट बना रहा है। ठीक है, दंतुरित तट बना रहा है। अब देखो जाएगा कहीं कहीं क्या पहाड़ है, मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ खड़ा है। ठीक है, ये क्या खड़ा है, पहाड़ खड़ा है, और इसका निचला हिस्सा क्या है, कट गया है। निचला हिस्सा क्या है, कट गया है, इसका नीचे का हिस्सा कट गया है। तब इसे क्या बोलेंगे, पुलिन बोलते हैं। ठीक है, पुलिन बोलते हैं, या समुद्री गुफा बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे हम इसे, पुलिन या समुद्री गुफा। ठीक है, पुलिन या, ये भी लिख दो, नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, पुलिन या समुद्री गुफा। अब देखो, किसी भी देश में अगर समुद्र में, किसी के देश के समुद्र में अगर ये पुलिन या समुद्री गुफा पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है उनके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सबमरीन के लिए, ये क्या है, वहां पे अंडर वाटर सबमरीन के लिए बना लेते हैं। ठीक है, यानी नेवल बेस स्थापित कर लेते हैं जहाँ पे सबमरीन क्या मेंटेनेंस हो सके, या सबमरीन जो होती है पानी वाली सबमरीन होती है, पानी के नीचे रहती है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पुलिन या समुद्री गुफा, जिस भी देश के पास समुद्र है उसके पास अगर समुद्री गुफा या पुलिन मौजूद है, समुद्री गुफा या पुलिन होती क्या है कि समुद्र में खड़ी हुई बहुत बड़ी चट्टान है, उसके नीचे क्या है, उनके द्वारा काट काट के क्या है, नीचे की चट्टान को खोखला कर दिया गया है, उसे क्या बोलेंगे, पुलिन या समुद्री गुफा बोलते हैं। ठीक है, समुद्री गुफा बोलते हैं। ये किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, नेवल बेस के लिए महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि चट्टान तो पूरी खड़ी है, चट्टान पूरी खड़ी है, और क्या नीचे से खोखली है, नीचे से खोखली है, जिसमें नेवल बेस नहीं बनाया जा सकता, पूरी खोखली है। ठीक है, वो कट गई है। अब पहले वो पुलिन होगी, तभी धीरे धीरे कट कट के समुद्र की लहरों से कट कट के ही तो वो क्या बनी होगी आपकी आगे। उसे क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, मेहराब, मेहराब। ठीक है, तो मेहराब, अब देखो पुलिन है, जब पुलिन या समुद्री गुफा है तो मान लीजिए वो धीरे धीरे काट काट के उसमें थोड़ी सी गुफा बन गई। ठीक है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण किसके लिए है, तो वो नेवल बेस के लिए, पुलिन या समुद्री गुफा। उसके बाद वही गुफा जब और अधिक काट काट के और अधिक चौड़ी हो जाती है और सिर्फ खोखली जैसी खड़ी रह जाती है, तब इसे क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं। तब इसे क्या बोलेंगे, मेहराब बोलते हैं। ठीक है, मेहराब बोलते हैं। अब इस पानी में मान लीजिए इसकी जमीन को इसने काटा है, ये पूरी चट्टान होगी। जब इसने काटा तो इसकी जो बालू है, जब इसकी जो बालू है तो वो कहीं तो बहा के लाई गई होगी, कहीं से तो लहरों द्वारा बहा के लाई गई होगी। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ी चट्टान इकट्ठी हो जाती है, बालू की बहुत बड़ी बड़ी सी चट्टान इकट्ठी हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। जो अंदर की जो, देखो सिल्ट क्या है, लहरा द्वारा कचरा प्लस बालू किनारों पर लाई जाती है। सिल्ट क्या होती है कि इसमें बालू और कचरा सारी चीजें मिक्स हैं इसमें। ठीक है, तो कचरा या बालू, इसको क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। बालू और कचरे को क्या करेंगे, लहरें आएंगी तट तक, और तट पे लाके इसको छोड़ देंगे, तट पे लाके छोड़ देंगे। तो मान लीजिए जब ये सिल्ट यहाँ पे आके क्या होगी, चिपट गई, आके यहाँ पे आके चिपट गई ये सिल्ट, ये क्या होगी, सिल्ट। ठीक है, तो पीछे क्या बन गया, इसके इधर वाला भाग तो कट गया, लेकिन है तो ये समुद्र का हिस्सा, ये है तो समुद्र का हिस्सा, लेकिन ये क्या है, इस दंत्रित, इस सिल्ट की वजह से पिछला हिस्सा क्या है, पानी इसका जाम हो गया, पिछला हिस्सा क्या हो गया, पानी जाम हो गया। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण किसके लिए होता है, तो ये बंदरगाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब सिल्ट आके किसी बहुत अधिक जगह को रोक देती है तो वो किसके लिए, बंदरगाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब बंदरगाह के लिए महत्वपूर्ण होता क्यों है, मान लीजिए यहाँ से लहर आई, बहुत तेज लहर आई, और आपने एक छोटी सी जगह से अपना जहाज ले जाके यहाँ पे खड़ा कर दिया, फिर यहीं पे आपने बेस बना दिए, 1 2 3 4 करके। ठीक है, बेस बना दिए, तो यहाँ पे जाके खड़ा हो गया। ठीक है, अब जैसे ही लहर आई तो आपने क्या, उस हिस्से को ब्लॉक कर दिया, तो क्या लहर अंदर प्रवेश कर पाई। इसीलिए क्या है, सबसे अधिक सेफ बंदरगाह अगर कहीं होता है तो वो कहाँ होता है, कि सिल्ट द्वारा जब एक दंत्रित तट को सिल्ट द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो क्या है, उसके द्वारा जो उसके पीछे जो बंदरगाह बनाते हैं हम, वो सबसे सेफ बंदरगाह होता है, जिसे हम पश्चिम सागर झील भी बोलते हैं। पश्चिम सागर झील, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम सागर
झील। केरल के लोग इसे क्या बोलते हैं? कयाल झील। केरल के लोग क्या बोलते हैं इसे? कयाल झील। तो पश्चिम सागर झील कहाँ बनती है? समुद्र की लहरों द्वारा सिल्ट को लाकर एक बड़े से हिस्से के पानी के बड़े से हिस्से को जाम कर दिया जाता है, तो उसके पीछे जो झील बनती है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम सागर झील बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम सागर झील बोलते हैं। अब लेगुन झील या कयाल झील आपकी इसी की उदाहरण है। लेगुन झील या कयाल झील आपके इसी के उदाहरण है। यानी केरल में जो झील है लेगुन झील, उड़ीसा में आपकी चिल्का झील है, वो सभी किसके उदाहरण है? सिल्ट द्वारा, यानी उनके मुहाने पर क्या है? सिल्ट जमा हो गई है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या बन गए हैं वहां पे? उड़ीसा में आपका चिल्का झील है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील है। अब इसके पीछे जो बंदरगाह होंगे, उसके जो पीछे जो बंदरगाह है वो बहुत अधिक सेफ होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा कोची बंदरगाह जो है सबसे सेफ है, क्योंकि वहां पे लहरें अधिक प्रभाव नहीं डालती हैं। वहां पे लहरें अधिक प्रभाव नहीं डालती हैं। तो सबसे सेफ बंदरगाह कौन सा है? हमारा कोची बंदरगाह है, जिसको हम अरब सागर की रानी भी बोलते हैं, जिसको अरब सागर की रानी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई असर नहीं करने वाली, कितनी बड़ी लहर आ जाए आराम से पानी को ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी सिल्ट तो पहले ही से जमा है बहुत अधिक मात्रा में, और पानी को वहां पे ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, पानी को ब्लॉक कर दिया जाता है, इसलिए अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोच्चि बंदरगाह को बोलते हैं। और कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है? तो कोच्चि बंदरगाह हमारा सिल्ट जमा हो गई है और उसका बहुत अधिक भाग, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदरगाह बना दीजिए अब। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सिल्ट तो जमा हो गई, थोड़ा सा रास्ता आपने ऐसा कर दिया कि जहाँ पे जब आपत्ति आए तो उसको बंद कर दो। अब जैसे ही यहाँ से बहुत तेज लहर आई, ठीक है, सुनामी आई, तो आप क्या इस हिस्से को ब्लॉक कर देते हैं, तो इसमें बहुत मिनिमम यानी बहुत हल्का फर्क पड़ेगा, यानी कोई चीजें तहस नहस नहीं होंगी। तो इसीलिए इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। अब मान लीजिए ये इस पहाड़ को काट रही है, पहाड़ को काट काट के पहाड़ी को काट के क्या है, इसके साथ क्या है? बालू है। अब बालू मान लीजिए तट तक आ गई, बालू तट पे आई और लहरों द्वारा तट पे बालू को छोड़ दिया गया, लहरों द्वारा तट पर बालू को छोड़ दिया गया, बहुत अधिक मात्रा में बालू को छोड़ दिया गया है लहरों पर। तब क्या बनता है? वहां पे बीच बनता है। तब क्या बनेगा? वहां पे बीच बनेगा। यानी बीच पर क्या है? बीच पर लोग टूरिस्ट वगैरह घूमने जाते हैं, तो बीच पर क्या है? आपकी बहुत अधिक मात्रा में बालू होती है, जो कहाँ से लाई गई होती है? तो वो आपका समुद्री जल द्वारा समुद्री जल द्वारा अंदर की चट्टानों को काट काट के बाहर लाई गई होती है। तो महाराष्ट्र में काफी बीच है, गोवा में बहुत बीच है, तो वो सब जो भी फेमस बीच है, इसीलिए समुद्र के किनारे ये बीच होते हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे ये बीच होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपका मरीना बीच है, महाराष्ट्र में आपका मरीना बीच है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका मरीना बीच है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से इतनी आकृति बनती है, यानी समुद्री जल द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा तट को टेढ़ी मेढ़ी आकृति में काटना क्या कहलाता है? दंतुरित तट कहलाता है। ठीक है, अगर चट्टान आपकी खोखली चट्टान खड़ी है तो इसे मेहराब बोलते हैं। अगर समुद्र में खोखली चट्टान खड़ी है तो उसे मेहराब बोलते हैं। और वो ऐसी चट्टान खड़ी है जो क्या है? आपकी सिर्फ नीचे थोड़ी सी जगह है, ज्यादा जगह नहीं है, जो किसके लिए? आपकी पुलिन या समुद्री गुफा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पुलिन या समुद्री गुफा बोलते हैं, जो नेवल बेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, उसमें नेवल बेस बनाया जा सकता है। ठीक है, सिल्ट क्या है? तो सिल्ट आपकी अंदर की जो काट काट के ये, यानी अंदर कचरा है। ठीक है, अंदर कचरा है, कचरे को और बालू को काट काट के सिल्ट का निर्माण कर लेती है। बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट इकट्ठी हो जाती है, यानी एक जगह पहाड़ से इकट्ठा हो जाता है। तो वो अगर वो पहाड़ों मान लीजिए अंदर से आई और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में क्या है? यहाँ पे आके जमा हो गई और एक जगह स्थिर हो गई। ठीक है, तो उसके पीछे क्या बनने वाली झील को क्या बोलते हैं? सिल्ट के द्वारा बनने वाली झील को क्या बोलते हैं? तो हम उसको लेगून झील बोलेंगे, लेगून झील। ठीक है, लेगून झील, पश्चिम सागर झील या कयाल झील बोलते हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या है? सबसे सेफ बंदरगाह बनते हैं, क्योंकि वहां पे लहरें अधिक प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे आपकी विंड्स टोपोग्राफी, यानी हवा द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। दो को हमने इसमें देख लिया, ठीक है, एक को पहले देख चुके हैं, दो तीन और रहेंगे, उनको भी आगे हम देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए